नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल की स्टडी विद श्लोक में। दोस्तों, हम लोग भूगोल की सीरीज पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल की सीरीज के अंतर्गत जब मैंने लास्ट के टॉपिक में आपका डिस्कस किया था वो था भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें देखिए, जैसा कि आज आपका मेंशन है कि पार्ट 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कल जो हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था, कल जो हमने भारत की नॉर्थ आपकी जो उत्तर भारत की झीलें थी, उसके अलावा आपकी पूर्वोत्तर भारत की, जबकि आपके पूर्वी घाट की कुछ झीलों के बारे में मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। साथ ही साथ झील कैसे बनती है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो जो हम लोग चीजें, जैसे आज हम बात करें तो आज हम लोग प्रॉपर बात करेंगे आपके पश्चिमी घाट की बात करेंगे, क्योंकि ये भाग मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये भाग जो आता है ये प्रायद्वीपीय जो है अपवाह तंत्र में आता है, प्रायद्वीपीय भारत में आता है। तो क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4 आपके राज्य इस तरफ और 5 राज्य आपके इस तरफ, ये 9 आपके भारत के तटीय राज्य होते हैं। तो इसलिए हम लोग जब भी पढ़ते हैं, और एक चीज याद रखिएगा, जो झील का निर्माण होता है अक्सर जहां पे पानी की अधिक मात्रा होगी वहीं पे झीलें होती हैं। जैसे अगर प्रॉपरली हम बात करें तो जैसे आपका दिल्ली है, अगर दिल्ली में हम पूछे तो दिल्ली में हमारी झील नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली के केवल किनारे, अगर हम बात करें तो दिल्ली किस नदी के किनारे है, वो यमुना नदी के किनारे है। तो दिल्ली में कोई आपकी जो है नहीं पाई जाती है, कौन सी झील, कोई भी झील नहीं पाई जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका झारखंड हो गया, बिहार राज्य हो गए, यहाँ पे झील नहीं पाई जाती हैं। तो ये अलग की चीज है। अब अगर हम बात करते हैं, मैंने कल आपको बताया था कि सबसे अधिक झीलें भारत में कहाँ पाई जाती है, तो सबसे अधिक झीलें आपके इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये क्षेत्र आपका कौन सा है? ये क्षेत्र आपका राजस्थान है। जबकि सबसे कम झील कहाँ पाई जाती है, तो सबसे कम झील इस क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्षेत्र का मतलब ये है, सबसे कम का मतलब एक है, मिनिमम एक, क्योंकि जहां भी एक भी झील नहीं पाई जाती वो आंकड़े बिल्कुल शून्य होते हैं, तो उन आंकड़ों की हम बात नहीं करते हैं। तो सबसे कम झील आपके उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और यहाँ आपके मणिपुर में पाई जाती है। तो सबसे पहले कल के वीडियो का कुछ रिव्यू, कि कल हमने जो जो डिस्कस किया था। सबसे पहले अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में मैंने आपको बताया था वुलर झील और डल झील के बारे में बताया था कि वुलर झील आपकी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके अलावा बात करें आपकी डल झील, जहाँ पे आपके शिकारा चलता है। शिकारा एक बोट होती है जो हाउस नुमा बोट होती है और चलती है। और कश्मीर में क्या फेमस है? उसके अलावा शिकारा में ही आपका कश्मीर का कहवा बहुत फेमस है। तो जब लोग शिकारा में घूमते हैं तो वहां पे बगल में लोग वहां पे सेल करते हैं नाव में ही, और जो आपकी कहवा है वो ज्यादातर आपकी नाव में ही सेल होती है। तो जो डल झील में जो लोग बोटिंग वगैरह के लिए जाते हैं और शिकारा में बैठते हैं, तो वहां पे अगल बगल में लोग उसे लेकर के भी पीते हैं। अब उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ से अगर हम बात करते हैं, ये क्षेत्र आपका मैंने बताया था लद्दाख। लद्दाख में कौन सी? एक तो आपका पेंगांग झील, दूसरी अगर बात करें तो तत्सो मुरारी। पेंगांग झील की बात करें तो भारत चाइना अक्सर विवाद में रहते हैं, और भारत चाइना का मतलब ये है कि पेंगांग झील का जो क्षेत्र है, क्योंकि ये आपको पता है ये चाइना है, यहाँ पे चाइना है, आपके कैलाश पर्वत है, यहाँ हिंदकुश पर्वत है, ये आपके पामीर की गांठ है। तो इन सब चीजों की वजह से जो है यहाँ पे विवाद चलता रहता है सीमा को लेकर के। और इसके अलावा याद रखने का, अगर आप युद्ध के स्थल से नहीं याद रख सकते हैं तो फिर मैंने आपको बताया था कि यदि आप सिनेमा में इंटरेस्ट रखते हैं तो 3 इडियट मूवी याद रखिएगा, क्योंकि 3 इडियट मूवी में सबसे लास्ट का जो सीन है स्कूटर वाला, वो यहीं पे फिल्माया गया है। यदि आप यहाँ विजिट करने जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता है वहां पे जो है विभिन्न प्रकार के फोटोग्राफर के द्वारा आपका सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, फोटो शूट आउट का भी पॉइंट बना हुआ है। तो और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ जाने के लिए आपकी बॉडी पूरी तरीके से मैच्योर्ड होनी चाहिए, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ऑक्सीजन की कमी होती है और लोग वहां जाने के बाद बीमार पड़ते हैं। तो जब तक ऑक्सीजन लेवल मेंटेन ना हो तब तक आप लोग प्लीज वहां जाने की कोशिश मत करिएगा। इसके अलावा मैंने आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया था, उसके अलावा आपको उत्तराखंड में बताया था, भीमताल वगैरह के बारे में भी मैंने बताया था, सप्ताताल है, भीमताल है, तो इनके बारे में बताया था। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ हम बात करते हैं सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में मैंने आपको सबसे पहले बताया था, एक तो आपकी सोंगमो नदी के बारे, सोंगमो झील के बारे में बताया था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरी जो झील आपकी बताई थी वो आपकी चोला मुंसिल बताई थी। चोला मुंसिल की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि जो है आपकी भारत की बात करें तो, क्योंकि सिक्किम में आपके कंचनजंगा की जो पर्वत है और यहाँ पे भारत की सबसे ऊंची आपकी झील है, तो चोलो मुंसिल है, कितने फीट की ऊंचाई पे है? 18,130 फीट की। और ये जो हाईएस्ट जो पॉइंट होता है, जो ऊंचाई निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं, इसके बारे में अगर आप सभी लोग समझना चाहते हैं तो लास्ट के वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा डिस्कशन मैंने बताया है कि समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में कैसे, कहाँ पे क्या होता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये आपका मणिपुर है। मणिपुर में आपकी कौन सी झील थी? मैंने बताया था लोकटक झील है। लोकटक झील की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं।
क्यों? एक तो लोकटक झील है, लोकटक झील है कहाँ है? मणिपुर में, और लोकटक झील में ही आपका केबुल लामजाओ जो आपका राष्ट्रीय पार्क है वो पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये मैंने बताया था। अब यहाँ से जब यहाँ आते हैं तो ये क्षेत्र आपका ये वेस्ट बंगाल था। इसके अलावा यहाँ बात करें तो ये आपका जो क्षेत्र है ये आपका उड़ीसा है। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चिल्का झील है, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि चिल्का झील एक लैगून झील है। लैगून झील क्या होता है कि जब लैगून झील वो झील होती है जिसका कोई भी भाग आपके समुद्र से टच नहीं करता है। जैसे ये यहाँ पे आपके उड़ीसा के बॉर्डर पे ये समुद्र है, और यहाँ अगर बात करें तो ये जो है चिल्का झील है, लेकिन इसका कोई भी भाग आपके जो है समुद्र से टच नहीं करता है, मतलब समुद्र के संपर्क में नहीं होता है। ऐसी झीलों को हम लोग लैगून झील कहते हैं, वो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में मैंने आपको पुलिकट झील और कोलेरू झील के बारे में बताया था। ये लास्ट के वीडियो में मैंने आपको इतना सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ था और पूरी तरीके से बताया था कि जो आपके पॉइंट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो ये लास्ट का रिव्यू था क्लास का। अब अगर हम लोग बात करते हैं प्रॉपरली बात करें तो इसके बाद अगर हम बात करें तो आज जो हम लोग यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम तमिलनाडु से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये क्षेत्र आपका तमिलनाडु का, अगर इस क्षेत्र की हम बात करें तो ये क्षेत्र आपका तमिलनाडु है। और ये मैंने आपको बताया था अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कौन सी है, तो तमिलनाडु में आपकी चेंबर मकबक्कम। अगर हम इसकी बात करें, देखिए चेंबर मकबम की अगर हम बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा बोलने में हेजिटेशन हो सकता है क्योंकि आपको पता है जब साउथ इंडियन की अगर हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र, इसके अलावा भी हम जब केरल की भी बात करेंगे तो केरल में भी आपकी जो झीलें हैं थोड़ा सा उनके नाम डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, उत्तर भारत में रहते हैं, तो जब यहाँ की बात करें तो यहाँ देखिए हम लोग बेसिकली हिंदी लैंग्वेज यूज करते हैं, जबकि यहाँ के लोग मराठी, तमिल, तेलुगु ये यूज करते हैं, क्योंकि मराठी आपकी महाराष्ट्र में बोली जाती है, तमिल और तेलुगु का ज्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा आपकी मलयालम भी बोली जाती है। तो इस वजह से, क्योंकि वहां जब भी आप जाएंगे तो देखा होगा वहां के नाम भी आपको बहुत अजीब मिलते हैं, तो थोड़ा सा नाम को बोलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर इसकी बात करते हैं चेंबर मकबम की, तो ये आपकी तमिलनाडु की है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो चिंगपट्टी एक जनपद है, चिंगपुट्टी वहां पे स्थित है। कहाँ पे? चिंगपुट्टी। चिंगपुट्टी ये स्थान है, चिंगपुट्टी स्थान है, यहां पे स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अड्यार नदी, अड्यार नदी का उद्गम कहां है, वो इसी से है आपकी, कहां से? चेंबर मकबम से। ये आपके तमिलनाडु की है, मतलब अगर तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु से एकमात्र आपकी जो झील है ये भी आपकी लैगून झील है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि जो झीलें हम पढ़ रहे हैं ये लैगून झीलों के बारे में ही अब पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आपके तट पे स्थित होंगी ज्यादातर जगह। तो यहाँ से तमिलनाडु हो गया। अब तमिलनाडु के बाद हम इस तरफ आ रहे हैं, आपके पश्चिमी घाट पे जो है हम लोग एंटर कर रहे हैं। और पश्चिमी घाट से अगर हम बात करें, क्योंकि कल जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने आपको सबसे पहले सबसे कम के बारे में बताया था कि सबसे कम आपके यूपी और मणिपुर में, सबसे ज्यादा आपके जो है राजस्थान राज्य में 6 झीलें पाई जाती हैं। इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे करके फिर मैंने उत्तर भारत से स्टार्ट किया था आपका, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताया था, फिर यहां से आपके उत्तर भारत से स्टार्ट किया था। तो अब पूर्वी घाट हम लोग पढ़ने के पश्चात तमिलनाडु के बाद अब हम लोग यहाँ पे केरल में एंटर करते हैं। अगर हम केरल की बात करें तो केरल की अगर हम प्रॉपरली बात करते हैं तो जैसे ये क्षेत्र आपका केरल है, तो केरल की 3 झीलें हैं। केरल में अगर हम 3 झीलों की बात करें तो एक तो आपकी वेबनाड झील है, दूसरी आपकी अष्टमुड़ी है, और तीसरी अगर हम बात करते हैं तो संस्थम कोट्टम की बात है। क्यों? देखिए ये आपकी सबसे पहले वेबनार, फिर आपकी अष्टमुड़ी, फिर आपकी संस्थम कोट्टम। तो अगर हम वेबनार की बात करते हैं, सबसे पहले वेबनार झील की बात करें, अगर वेबनार झील की बात करते हैं, देखिए ये वेबनार झील है। सबसे पहले ये याद रखिएगा क्या है, तो लैगून झील है, ये तो याद ही रखिएगा कि ये लैगून झील है आपकी, तो लैगून झील है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये केरल के तट पे स्थित है। क्या? देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि लैगून झील है, तट पे स्थित होगी, ये याद रखिएगा। और क्या है? खारे पानी की झील है, तो ये याद रखिएगा जब तट पे स्थित है तो खारे पानी की होगी,
खारे पानी की झील है। इसके अलावा अगर हम बात करें खारे पानी की झील है, और खारे पानी की झील के बाद अगर हम बात करते हैं तो यहीं पे आपके वेलिंगटन द्वीप स्थित है। इसी झील में आपका वेलिंगटन द्वीप स्थित है। ये जो झील है, इसी झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है और उसी पे नौकायान खेल होता है। तो भारत का जो नौकायान खेल होता है, अगर हम इसकी बात करें, भारत में जो नौकायान खेल होता है वो इसी जगह होता है। अगर हम यहाँ बात करते हैं, ये जो आपकी है जो है, अगर इसकी बात करें वेबनाड झील की, तो इसी में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। मतलब इस झील के अंतर्गत वेलिंगटन द्वीप स्थित है। और क्या होता है अगर बात करें तो नौकायान खेल इसी झील में होता है। तो ये याद रखिएगा, अगर कोई हमसे पूछता है कि कहां पे जो है नौकायान खेल होता है, तो कहां होता है, आपके केरल राज्य में कहां होता है, वेलिंगटन द्वीप में होता है। वेलिंगटन द्वीप कहां स्थित है, वो आपकी वेबनाड झील में स्थित है। वेबनाड झील में ही निर्मित है ये वेलिंगटन द्वीप, और उसमें नौकायान का खेल होता है। अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं तो इसके बाद जो आपकी झील है, दूसरी झील है, वो है आपकी अष्टमुड़ी। अगर हम अष्टमुड़ी की बात करते हैं तो अष्टमुड़ी अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे जैसे ये आपकी अष्टमुड़ी झील है, अष्टमुड़ी की अगर हम बात करते हैं तो अष्टमुड़ी केरल के कहाँ स्थित है, तो कोल्लम जिले में स्थित है। केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। और ये क्यों फेमस है, अगर फेमस की हम प्रॉपरली बात करते हैं तो ये जो फेमस है, फेमस क्यों है, क्योंकि इसकी 8 शाखाएं होती है। 8 शाखाएं होने की वजह से ये अत्यधिक फेमस है, जबकि वास्तविकता में इसके अलावा इसकी कोई स्पेसिफिक क्वालिटी नहीं है। जो इसकी क्वालिटी की अगर हम बात करें तो केवल इसकी 8 शाखाएं हैं, और कोल्लेरू जनपद है, मतलब एक केरल में जगह है कोल्लेरू, तो वहां पे स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे लास्ट झील की, अगर हम बात करें तो सबसे लास्ट झील आपकी कौन सी है, वो है आपकी संस्थमकुट्टम। संस्थमकुट्टम की बात करें तो ये भी आपकी तटीय झील है और केरल राज्य में स्थित है। ये केवल बेसिकली इंफॉर्मेशन है आपकी, क्योंकि झील से जितना भी इंपॉर्टेंट होता है, बेसिकली जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है केवल मेरे द्वारा वही आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें, केरल के बाद अगर हम बात करते हैं तो केरल के बाद थोड़ी सी चीजें इंपॉर्टेंट आएंगी। क्यों, क्योंकि अब केरल के बाद देखिए यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, यहाँ महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद अगर बात करें यहाँ गुजरात है, ये आपका राजस्थान है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके महाराष्ट्र की। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की बात करने से पहले उसके पड़ोसी की अगर हम बात करें तो पहले हम बात करेंगे तेलंगाना की। क्यों, क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश मैंने आपको बताया, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ये क्षेत्र टीएल मतलब तेलंगाना। तेलंगाना में कौन सा, अगर झील की बात करें, कौन सी 2 झील पाई जाती हैं, एक तो आपकी तस्मान सागर, तेलंगाना की अगर बात करते तो एक आपकी तस्मान सागर झील है, और दूसरी अगर हम बात करें तो कौन सी है, केवल 2 ये जो झीलें हैं, ये 2 झीलें आपकी यहाँ पे स्थित हैं, हुसैन सागर झील और आपकी तस्मान सागर झील, ये आपके तेलंगाना में स्थित है। जबकि आंध्र प्रदेश का मैंने आपको बताया था कि एक तो आपके पुलिकट झील, दूसरे आपकी कोल्लेरू झील, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो तेलंगाना में केवल आपकी 2 झीलें स्थित हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग महाराष्ट्र की, क्योंकि अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो महाराष्ट्र की जो झील है, झील एक है लेकिन वो अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। केवल बेसिक इंफॉर्मेशन, अगर एमएच की बात करते हैं, एमएच की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में कौन सी झील है, वो है, सबसे बड़ी बात है लोनार झील। आपको याद होगा ये लोनार झील है। यहां पे अगर महाराष्ट्र की बात करें, लोनार झील आपकी महाराष्ट्र में है, जबकि लोनार कुंड की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद है, वहां पे लोनार कुंड है। तो वो बहुत फेमस है, क्योंकि नाम में कंफ्यूजन होता है, लोनार कुंड और जो है आपकी लोनार नदी। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र की बात करें, और महाराष्ट्र में आपकी कौन सी झील है, तो वो है आपकी लोनार झील। कहां है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपकी लोनार झील है। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो उल्का पिंडों गर्त भी कह सकते हैं आप, गड्ढा भी कह सकते हैं, तो गर्त से हुआ है।
और फेमस क्यों है? क्योंकि इसके एक भाग में अगर बात करें तो इसके एक भाग में काली मिट्टी और दूसरे भाग में, मतलब एक भाग में काली मिट्टी और दूसरे भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काली मिट्टी और लाल मिट्टी दोनों पाई जाती है। इसके एक भाग में काली मिट्टी पाई जाती है, एक भाग में इसकी लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी क्यों पाई जाती है? इसका भी रीजन ये है, एक तो आपका पहली बात तो आपके जो यहां से टच है क्या है, ये आपका मध्य प्रदेश का भाग है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी की अगर हम बात करें, क्योंकि ज्वालामुखी से भी बहुत लोग बोलते हैं कि ज्वालामुखी से भी इसका निर्माण हुआ है। जो उल्कापिंड गिरे थे, उनके गिरने से जब नीचे गिरे तो एक बहुत गहरा गड्ढा हुआ, फिर इसमें धीरे धीरे एक ज्वालामुखी का निर्माण हुआ और उससे जब विस्फोट हुआ, तो ऐसा भी लोगों का मानना है। तो ये चीज है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, अब अगर हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि वॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आज मेरा गला बैठा हुआ है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो। ये देखिए, ये क्षेत्र की अगर हम बात करें, आपको पता है इसको बनाने का रीजन क्या है? अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले है, ये है आपका राजस्थान। झीलों की अगर हम बात करें तो राजस्थान में आपकी कितनी झीलें हैं? राजस्थान में आपकी कुल 6 झीलें हैं। कुल 6 झीलों की अगर हम बात करें तो देखिए, अब जो बताने जा रहा हूं बहुत विशेष है, तो अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो हाइलाइटर का यूज जरूर से जरूर करिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं देखिए राजस्थान की, तो राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो प्रमुख झीलें हैं वो हमारी 6 हैं। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत में अगर झीलों का राज्य कोई हमसे पूछता है, भारत में झीलों का राज्य अगर कोई पूछता है तो कौन सा है? वो है आपका राजस्थान। जबकि अगर झीलों के शहर की बात की जाती है तो उदयपुर की बात होती है। क्यों? राजस्थान और भारत दोनों जगह अगर झीलों की बात करेगा, अगर आपसे पूछेगा झीलों का शहर, तो वो उदयपुर होगा। जबकि भारत में झीलों का अगर राज्य पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा झीलें कहाँ है? राजस्थान में है, न्यूनतम आपके उत्तर प्रदेश और आपके मणिपुर में है। तो ये चीज है, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अभी जो चीजें परीक्षा के हिसाब से चल रही हैं मैं उसी पे कर रहा हूं, और अगर कुछ विशेष होता है तो मैं बैक टू पवेलियन, मतलब बैक टू पवेलियन का मतलब ये है कि जो चीज मैं आपको बता चुका हूं, अगर उसमें से भी कुछ चीज विशेष लगती है स्पेशल आकर के, तो मैं दोबारा से वो चीज रिव्यू कर दूंगा। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजस्थान की अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हम बात करते हैं सबसे पहले कौन सी, क्योंकि यहां पे 6 झीलें हैं। 6 झीलें हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन सी झील की बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो है आपकी सांबर झील। सांबर झील की अगर हम बात करते हैं तो सांबर झील की अगर हम बात करें तो सांबर झील में आपको याद होगा कि ये सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। अगर कोई हमसे पूछता है कि ये कैसी झील है, तो ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और अगर कोई हमसे पूछता है क्या है, क्यों है, तो भारत में 65% जो नमक है, मतलब इसका 65% भाग पूरे भारत में जो नमक की सप्लाई होती है, आपका जो हम लोग जो अपने खाने में नमक यूज करते हैं, जो सफेद नमक होता है, 65% इसके भाग से, मतलब जो इसका जल है इसके भाग से 65% नमक का उत्पादन होता है, और उसे शुद्ध करके पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में बिक्री के लिए भेजा जाता है। और ये कहाँ है? राजस्थान में है। सांबर झील की अगर बात करते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो खारे पानी की आपकी सबसे बड़ी झील है सांबर झील। और इसके बाद, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती है सांबर झील, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा नमक बनाया जाता है। नमक का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। आपको याद होगा और पता भी होगा, जिन लोगों ने राजस्थान विजिट किया उन्होंने देखा भी होगा कि अगर हम बात करें तो मिट्टी के बहुत बड़े बड़े कुंड बने होते हैं, उसके अलावा लकड़ी के भी कुंड बने होते हैं जिसमें समुद्र का पानी भर दिया जाता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें जब पानी भरा जाता है तो उस पानी से, क्योंकि उसका वाष्पीकरण होता है, तो पानी पूरा उड़ जाता है और नमक उन्हीं क्यारियों में रह जाता है। जो आपकी मिट्टी की क्यारियां बनाई जाती हैं या आपकी लकड़ी की क्यारियां बनाई जाती हैं, तो उसमें ये नमक रह जाता है। फिर उस नमक को इकट्ठा करके उसको बहुत ज्यादा क्रियाएं करके शुद्ध किया जाता है, तब उसके बाद सेल के लिए मार्केट में आता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरी, अगर हम झील की बात करते हैं तो जो दूसरी झील है वो है आपकी पंचभद्रा। पंचभद्रा क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, पंचभद्रा की अगर हम बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रदूषित झील है ये। अगर इसकी हम बात करते हैं पंचभद्रा की, तो सबसे प्रदूषित
राजस्थान की सबसे ज्यादा प्रदूषित झील है। क्यों? अगर हम इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा प्रदूषण क्यों होता है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि प्रदूषण होने की वजह क्या हो सकती है, क्योंकि जब आपके किसी भाग में, जैसे मान के चलिए किसी क्षेत्र में तालाब है, अब उस तालाब का धीरे धीरे उस तालाब को ढकना प्रारंभ कर दिया गया, मिट्टी से उसको ढका जाता है। फिर जैसे मान लीजिए उसके एक क्षेत्र में तालाब है, एक क्षेत्र में आपकी मिट्टी से ढक के उस पर फिर नगरीकरण उसका हो गया, वहां पे मकान बन गए, तो मकान से विभिन्न प्रकार की गंदगी निकलती है, नाली का कीचड़ निकलता है, वो सब जा करके एक अच्छे तालाब में अगर जा करके गिरता है तो फिर उस तालाब को दूषित कर देता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे हुआ है। तो पंचभद्रा की अगर हम बात करें तो ये आपकी जो है सबसे प्रदूषित नदी है। कहां पे है? राजस्थान में है। स्थान की अगर कोई हमसे बात करता है तो कहां है? बाड़मेर। बाड़मेर एक जगह है राजस्थान में, वहां पे ये स्थित है और सबसे प्रदूषित झील है। क्यों? अब जैसे मैंने अभी आपको बताया सांभर झील से 65% नमक इसका यूज किया जाता था, और वहां की अगर हम बात करें इस नदी की तो एक समय 60% मतलब 60% नमक का उत्पादन इस झील से किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे इसमें प्रदूषण की मतलब प्रदूषित होती गई, नगरीकरण हुआ और प्रदूषण होता गया, तो ये इस रोक लगा दी गई सरकार के द्वारा। इससे जो नमक का उत्पादन हो रहा था उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई, क्योंकि इस नमक को यूज करने से वहां के लोकल के लोग बहुत ज्यादा बीमार हो रहे थे। और उसके बाद जब इसकी टेस्टिंग की गई तो ये अभी तक भारत की और राजस्थान दोनों जगह की सबसे प्रदूषित झील है। तो ये याद रखिएगा, राजस्थान के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रदूषित झील की बात करें, क्योंकि प्रदूषित झीलों की जब बात करते हैं तो एकमात्र प्रदूषित झील यही पढ़ी जाती है सिलेबस में आपके। तो भारत में सबसे प्रदूषित झील जो है वो कौन सी है? वो आपकी पंचभद्रा है। कहां है? राजस्थान के बाड़मेर में। अब इसके बाद बात करते हैं, अब बात करेंगे हम लोग देवर झील की। अभी मैंने आपको बताया था झीलों का शहर किसे कहते हैं? उदयपुर को। तो जो आपके उदयपुर की हम बात करें तो ये जो ढेबर झील है, ढेबर झील कहां स्थित है? ये भी आपके उदयपुर में स्थित है। मतलब राजस्थान में तो है, लेकिन राजस्थान की जगह कौन सी है? राजस्थान के उदयपुर नामक स्थान पे है। और इसका निर्माण किसने कराया था? अगर निर्माण की बात करें तो राजा जय सिंह, देखिए दो नाम लिख रहा हूं मैं, दो नाम लिखने की वजह है कि एक देखिए लिखा है राजा जय सिंह, एक राजा राणा जय सिंह। अगर हम राजा राणा जय सिंह की बात करें तो देखिए परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है, जब देवर झील के निर्माण की बात की जाए तो ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि राजा जय सिंह वहां आपके विकल्प में लिखा हुआ है या आपका राजा राणा जय सिंह लिखा हुआ है। दोनों एक ही व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति के नाम है, लेकिन कभी कभी अलग अलग प्रकाशन में अलग अलग होता है, तो इसलिए होता है। तो राजा राणा जय सिंह भी आपके विकल्प में आ सकता है और राजा जय सिंह भी आ सकता है। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। और इसका निर्माण किसने कराया था? राजा राणा जय सिंह ने कराया था। कब कराया था? 17वीं शताब्दी के निकट का समय था। तो ये आपकी देवर झील है। और ये कैसी झील है अगर इसकी बात करें तो ये आपके मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। कभी कभी डाउट होता है लोगों को। मैटर ये होता है कि जब हम बात करते हैं मीठे पानी की, तो मीठे पानी से आपको याद होगा, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में आपकी वुलर झील है। तो अगर मीठे पानी की बात करें, क्योंकि राजस्थान में जो दो है ये आपकी, मैंने अभी आपको बताया था पंचभद्रा और आपकी सांभर, ये दोनों आपकी नमकीन है, मतलब सांद्रता सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए इन्हें लवणीय झील भी कहा जाता है। और जबकि ये आपकी मीठे पानी की झील है। अब इसके अलावा बात करें, पुष्कर झील है आपकी, पुष्कर झील फिफ्थ आपकी है। राजसम्मत झील,
क्योंकि जब लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि जब राजस्थान की हम लोग बात करते हैं तो जब झीलों की बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल भी पाया जाता है, और अगर राजस्थान के इस भाग की हम लोग बात करते हैं, जब राजस्थान में मरुस्थल पाया जाता है, तो मरुस्थल की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे इस क्षेत्र में आपका मरुस्थल पाया जाता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो सर्वाधिक झील है इसमें सबसे ज्यादा डाउट हो जाता है कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है और राजस्थान में ही सबसे ज्यादा झीलें क्यों पाई जाती हैं। जबकि क्योंकि सांद्रता की अगर हम बात करें, मैंने अभी आपको बताया लवणीय झीलों की बात करें तो लवणीय झील भी आपकी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। अब ये झील आपकी है पुष्कर झील और राजसमंद झील, ये दो झीलें हैं। इसके अलावा जो सबसे अंतिम झील है, मतलब ये तो नॉर्मली आपकी झीलें हैं। पुष्कर क्यों फेमस है, पुष्कर में आपके ब्रह्मा जी का मंदिर है इसलिए ये फेमस है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा एक झील और है, यहाँ पे कौन सी झील है, नक्की झील। नक्की झील की अगर हम बात करते हैं क्यों फेमस है, नक्की झील की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान के सबसे ऊंची, मतलब सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित। भारत की बात नहीं है, भारत में अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में जो आपकी चोला मुंसिल थी वो आपकी यहाँ पे थी 18,130 फीट की ऊंचाई पे थी। उसके अलावा अगर हम बात करें सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित कौन सी झील है, नक्की झील है। ये कहाँ की है, ये आपके राजस्थान की है सर्वाधिक ऊंचाई पे। और किस जगह स्थित है, ये आपके माउंट आबू पर्वत, माउंट आबू पर्वत के पास स्थित है। तो ये आपका राजस्थान है। अगर हम बात करते हैं तो ये आपके राजस्थान की दृष्टि है। तो राजस्थान एक दृष्टि में अगर हमें देखना होता है तो हम लोग कुछ इस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपकी यहाँ पे आपकी सबसे पहले बात करें तो ये आपकी सांबर झील। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पंचभद्रा झील, पंचभद्रा झील के बाद अगर हम बात करें तो पुष्कर झील, पुष्कर झील के अलावा बात करें राजसमंद झील, उसके अलावा डेबर झील और फिर आपका सबसे लास्ट में नक्की झील। तो ये 6 झीलें आपकी राजस्थान की हैं। अब देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए यहां भी मैंने आपको बताया था। अब कुछ विशेष बात करते हैं, फिर उसके बाद अभी यहाँ पे हम लोग मध्य प्रदेश और गुजरात की झील पढ़ेंगे। तो यहां अगर हम बात करते हैं केरल की बात करें तो जो लोग याद रखिएगा, केरल की अगर हम बात करते हैं तो जो लोग अभी सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं या सीटेट का अभी फॉर्म फिल करेंगे, मतलब जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट की अगर हम बात करते हैं तो केरल जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। ये 2 नंबर आपके ईवीएस में आपको दे के जाएगा। क्यों, देखिए एक तो 2 चीजें हैं। केरल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आपके नारियल। तो इस नारियल से याद रखिएगा, नारियल के बने पकवान और नारियल की चटनी। देखिए ये क्वेश्चन केरल का आपका मैप से भी आ सकता है कि पोजीशन पूछ सकता है, केरल से किसी आपके राज्य की पोजीशन पूछ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपके पकवान में पूछ सकता है कि जो आपके खान पान के जो चीजें होती हैं खाने के, उसमें नारियल की चटनी के साथ क्या खाया जाता है और कहाँ क्या फेमस है। तो ये है। अब अगर इसकी जो है ये केरल जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये विशेष बात थी क्योंकि जो लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बीएड बीटीसी किए होंगे या डीएलएड किए होंगे, तो वो सीटेट की अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ये याद रखिएगा। और इन केस अगर मैं बहुत वैसा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आप सभी के पास विभिन्न प्रकार के माध्यम उपलब्ध हैं, लेकिन एक बहुत यकीन से ये बात कह सकता हूं, अगर आपको सीटेट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्यक्तिगत मैसेज कर सकते हैं। सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म भी आपको दिए जा चुके हैं, तो उस पर भी आप मुझे व्यक्तिगत कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, देखिए सीटेट की अगर हम बात करते हैं तो सीटेट में नंबर कैसे आते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए 2-3 टॉपिक आपके ऐसे हैं, एक आपका ईवीएस, एक आपका मैथ्स और हिंदी। इन 3 टॉपिक में देखिए ये 30 और ये 30, ये 19 मार्क्स का होता है। और अगर कोई मुझसे पूछता है तो इसमें मैं आपका 80+ स्कोर केवल इन 3 टॉपिक की बात कर रहा हूं।
कैसे आएंगे? जब भी आपको जरूरत, मेरी जरूरत आपको फील हो कि मुझे ऐसा लगता, आपको ऐसा लगे कि नहीं सर ने बताया था, एक बार उनसे बात करते हैं कि कैसे उन्होंने ऐसा स्कोर अचीव करवाया है लोगों को, तो एक बार मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मैं खुद ही आपको बताऊंगा और केवल वही चीज बताऊंगा। ऐसा भी नहीं है कि पूरी किताब आपसे बता दूंगा कि पूरी किताब पढ़नी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको रटना नहीं है, केवल करके सीखना है। केवल कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा और बहुत ज्यादा अगर कुछ बेसिकली अगर आपको कुछ स्पेशल नोट्स भी दूंगा तो बहुत ज्यादा 3 से 4 पेज के वो नोट्स होंगे। 3 से 4 पेज के नोट्स, वो चाहे हिंदी के हों, वो चाहे आपके मैथ्स ईवीएस के हों, क्योंकि मैथ्स में तो चीजें आपको सॉल्व करनी होंगे, तो इसलिए होती है। और इन्हीं से आपका 80+ स्कोर आएगा। मैं व्यक्तिगत अपनी बात बता रहा हूं कि 80+ स्कोर कैसे अचीव किया जाएगा, ये मैंने लोगों को बताया है और इनमें से मैंने लोगों के अभी तक इसमें 87 हाईएस्ट भी आया है, मतलब 90 आउट ऑफ, और जिसका 87 मार्क्स आया है उसका सीटेट में 137 नंबर है। अगर इसकी बात करें, सोच लीजिए, अगर ऐसे हम बात करते हैं तो सोच लीजिए 87 के बाद 90 में, मतलब 87 बहुत अपने में, एक 137 बहुत मार्किंग होती है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सीटेट में 137 नंबर अपने में भी एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन ये हो जाता है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर इसके बाद हम बात कर दें तो इसके बाद केवल 2 राज्य आपके बचे हैं, एक आपका गुजरात और एक आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आपका कौन सा ताल है? अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भोजताल झील कहां है? ये आपके एमपी में, और एमपी की बेसिकली बात करें तो कहां है? भोपाल में है, इस क्षेत्र में है आपका। और भोपाल आपको याद होगा, अगर भोपाल की बात करें तो इस झील की भी अगर हम बात करते हैं तो एमपी में भी आपके तालाबों का शहर कहा जाता है, क्योंकि अगर भोपाल की हम बात करें तो भोपाल के चारों ओर तालाब का जो है बहुत ज्यादा तालाब पाए जाते हैं, तो वहां पे भी सबसे ज्यादा इसलिए इसको बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें गुजरात की, अगर हम बात करें तो गुजरात में भी एकमात्र आपकी झील पाई जाती है। कौन सी झील है? नल सरोवर। नल सरोवर आपकी झील है, कहां पे है? गुजरात में। देखिए, प्रयास करते रहिए, प्रयास करना अपना काम होता है, क्योंकि हम जो चीजें अच्छी हैं वो चीजें आपको हम जरूर से जरूर बता सकते हैं कि जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है वो चीजें मैं हमेशा बताता हूं, क्योंकि जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो हमेशा जो मैं आपको बताना चाहूंगा तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि कुछ चीजें आज डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि बीच में आज आपकी कॉल आ गई, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये चीजें क्या है, मैंने आपको भारत के भूगोल में बताया कि अगर आप कोई चीज कर रहे हैं और उस चीज के बारे में आप बेसिकली इंफॉर्मेशन जरूर से जरूर अपने पास रखिए, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये हम लोग अक्सर बोलते हैं, क्योंकि जब कोई टारगेट हम बनाते हैं और उस टारगेट के लिए हमारे पास सबसे बड़ी अगर कोई चीज होती है तो वो धैर्य होना चाहिए। अगर धैर्य हमारे पास नहीं है किसी भी टारगेट को लेकर के, तो अक्सर हम लोग धोखा खा जाते हैं। और उस धैर्य की अगर हम बात करें तो अगर कोई आप जैसे मान के चलिए कोई आपने टारगेट डिसाइड किया कि कोई लक्ष्य अगर आपने प्राप्त किया, तो उस लक्ष्य को रोकने के लिए बहुत से लोग आपके बीच में आएंगे और कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और जैसे ही आपने जो अपना लक्ष्य बनाया हुआ है उस लक्ष्य के निकट भी पहुंचे, तो वही लोग आपके बारे में दुनिया से बताएंगे कि ये ऐसा था, वो वैसा था। इसके अलावा अगर बात करें तो एक काफी दिन से हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो आज एक गुड न्यूज भी है हम लोगों के लिए। क्या है? क्योंकि आज जब मैं खुद मतलब दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, प्रॉपरली अपनी बात कर रहा हूं, कि वो मुझे उस चीज को देख करके बहुत अच्छा फील हुआ कि हम लोग जो सोशल मीडिया पे अपना प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, कि एसटीडी विद श्लोक, इस नाम से हम लोग सोशल मीडिया पे हैं। और सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो एफबी की अगर हम बात करें, पर्टिकुलर एफबी की बात करें तो एफबी पे क्या है कि एसटीडी विद श्लोक के नाम से हम लोगों का एक ग्रुप चल रहा था। और इस पेज मतलब ये पेज के लिए भी अप्रूवल पड़ा हुआ था, फेसबुक को दिया गया था, पेज के लिए अप्लाई भी किया गया था। तो इस पेज का आज एफबी के द्वारा मॉर्निंग में जो है अप्रूवल मिल गया है। तो हम लोगों का जैसे हम लोग YouTube पे अपने प्रॉपरली चैनल पे हम लोग पढ़ते हैं कि एसटीडी विद श्लोक में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से हमारा फेसबुक सोशल मीडिया में फेसबुक पे आपका अपना आप सभी लोगों के लिए कि एसटीडी विद श्लोक नाम से पेज अप्रूव्ड हो चुका है। और आज ही से इसे शेयर करना भी स्टार्ट किया गया है टेक्निकल टीम के द्वारा। तो इसे आप लोग भी अधिक से अधिक शेयर करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अभी तक जैसे आप लोग क्वेरीज कर रहे थे, मैसेंजर के थ्रू मैसेज कर रहे थे, तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि
पूरी तरीके से पब्लिक फिगर पे है ये पेज, ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेसी में है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, जो भी चीज है सारा ओपन है, कोई भी चीज छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी दिशा में, क्योंकि मैंने एक टारगेट बनाया है कि मुझे लोगों को पढ़ाना है, तो मैं उस पढ़ाने की दिशा में ही, क्योंकि इसके लिए बहुत दिन से प्रयासरत था, तो ये इसका अप्रूवल आज सुबह ही आया है। क्योंकि लेट नाइट में बाहर था, आपको लग रहा होगा मेरी आवाज भी थोड़ा सा बैठी हुई है, मतलब गला थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है पेन की वजह से। तो जब मैं सुबह सो करके उठा तो सबसे पहला मेल जो मेरे पास पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं सुबह उठ के जब फोन चेक करता हूं अपना प्रॉपरली फ्रेश वगैरह होने के बाद, तो जब मैं उठा आराम से, तब मैंने जब देखा तो उस समय इसका अप्रूवल पड़ा हुआ था। और जैसे मेल के बाद मैंने इस पेज को देखा तो जो मेरा पर्सनल फेसबुक का पेज चल रहा था वो तुरंत रिडायरेक्ट हो गया इस पेज पे। तो बहुत सी चीजें अपडेट हो गई, मतलब जो मेरी प्रॉपर आईडी चल रही थी वहां से भी वो चीजें सब यहाँ पे अपडेट हो गई। तो ये चीज है, आप मुझसे डायरेक्ट भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं। अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है और आप सोचते हैं कि मैं जो है आप मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं, क्या मृदुल सर से मैं डायरेक्टली बात करूं, या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या रीजनिंग से रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली अगर मुझसे बात करना चाह रहे हैं तब भी यहाँ पे मैं हर समय उपलब्ध रहूंगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डायरेक्टली मुझसे आपको जोड़ेगा। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा जो है अगर कोई आपको समस्या आती है तो आप उस समस्या को हमारे द्वारा साथ शेयर करिए और हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। और आज की क्लास कैसी लगी, इस क्लास के बारे में अपनी राय सभी लोग जरूर से जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहां से आज हम लोगों का झील का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि मैक्सिमम जो हम लोग झीलें पढ़े हैं, लगभग 20 के आसपास हम लोग झीलें पढ़े हैं पूरे भारत में। जो 20 झीलें हैं, मतलब टोटल तो पूरे भारत में लगभग 38 झीलें हैं आपकी। तो 38 और 39, कभी कभी 39 होता है और कभी कभी 38 होता है, तो वो चीजें होती हैं। तो अक्सर ये पूछ दिया जाता है आपसे। उसके अलावा सबसे ज्यादा झील कहाँ है, तो वो आपके राजस्थान में है। आज की क्लास कैसी लगी, इस क्लास के रिव्यूज जरूर से जरूर दीजिएगा। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को भी अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। क्लास के रिव्यू जरूर से जरूर दिया करिए। उससे एक चीज ये होती है ना कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया है इसके बारे में मुझे भी पता चलता है कि हाँ, मेरे द्वारा आपको पढ़ाने में या समझाने में कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो उस चीज पे अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उससे मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। कोशिश मेरी ये होती है कि आसान भाषा में आप जितना आसानी से समझेंगे, क्योंकि जो ज्योग्राफी की लैंग्वेज है, अगर मैं ऑफिशियली लैंग्वेज की बात करूं तो उस लैंग्वेज में बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत तरह के साधन उपलब्ध नहीं है। तो वो सोशल मीडिया और विभिन्न प्रकार के जो प्लेटफॉर्म है वहां से हेल्प लेकर के लोग पढ़ते हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं। तो इसलिए मैं जो है थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज यूज करता हूं, आसान भाषा में, जिससे आपको समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी मैंने आपको टाइम टेबल भी आपका दिया हुआ है कि मंडे ट्यूसडे आपकी जो है रीजनिंग की क्लासेस होगी, उसके अलावा वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन 3 दिन में आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस होगी। सैटरडे संडे 2 दिन मैंने होल्ड किए हुए हैं, कुछ नए प्रॉपर वर्क चल रहा है किसी चीज को लेकर के। अगर वो चीज हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, वो चीज जैसे ही सॉल्व होती है और आप सभी के साथ लाइव आकर के उस चीज को शेयर किया जाएगा। तब तक सभी दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।